Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 का लेक्चर 4 लेकर आया हूं, जो कि लेक्चर 4 है हमारा आज का टॉपिक। अमेरिका के गेहूं उत्पादक किसानों के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका के गेहूं उत्पादक किसान 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूएसए, जिसे आज अमेरिका के नाम से जानते हैं, में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। 19वीं शताब्दी में के अंतिम चरण में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। देश में शहरों की जनसंख्या बढ़ रही थी और निर्यात व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं की मांग बढ़ती जा रही थी और गेहूं के दाम ऊंचे होते जा रहे थे। इस बात ने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। रेलवे के विस्तार ने गेहूं के निर्यात को और भी आसान बना दिया। अब गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से गेहूं को निर्यात के लिए पूर्वी तट पर सरलता से लाया जाने लगा। अब गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से गेहूं को निर्यात के लिए पूर्वी तट पर सरलता से बंदरगाहों के सहारे लाया जाने लगा। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में गेहूं की मांग का ग्राफ भी ऊंचा हो गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान विश्व बाजार में रूस का गेहूं आना बंद हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व बाजार में रूस का गेहूं आना बंद हो गया। अब यूएसए ही यूरोप को गेहूं की आपूर्ति करने लगा। देश के राष्ट्रपति विल्सन, उस समय देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों को समय की मांग पर खरा उतरने का आह्वान किया। उसने नारा दिया, अधिक से अधिक गेहूं उगाओ, गेहूं ही युद्ध को जीतेगा। विल्सन ने नारा दिया कि अधिक से अधिक गेहूं उगाओ और गेहूं से ही युद्ध जीतेंगे। सन 1910 में 4.4 करोड़ एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती होती थी, जो कि अगले 9 वर्षों में 7.4 करोड़ एकड़ पहुंच गई। जो अभी तक 1910 में 4.5 एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती होती थी, वे अगले 9 वर्षों में 4 से बढ़कर 7.4 करोड़ एकड़ पहुंच गई। तो इसका सेकंड पॉइंट है, कृषि में नई तकनीक का उपयोग। जब मजदूरों का मिलना कठिन हो गया तो कृषि में नई तकनीकों का उपयोग होने लगा। जैसे 19वीं शताब्दी के दौरान यूएसए अमेरिका के किसान पश्चिम की ओर चले गए। अब उन्हें नई भूमि पर खेती करनी थी, अतः आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने कृषि यंत्रों में सुधार लाना आरंभ किया। उदाहरण के लिए, जब वे पश्चिमी प्रेरी के बीच पहुँचे तो उनके वे हल बेकार हो गए जिनका प्रयोग वे पूर्वी तटीय प्रदेशों में करते थे। प्रेरी का प्रदेश घनी घास से ढका था। जिसकी जड़ें काफ़ी कठोर थी। मिट्टी में ये जड़ें निकलने के लिए उन्हें नए हलों का विकास करना पड़ा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, मिट्टी से जड़ें निकालने के लिए, जैसे जंगलों को काट करके खेत बनाया जा रहा था, तो जो मिट्टी जंगलों में जो जड़ें होती थी, जड़ों निकालने के लिए उन्हें नए हलों का विकास करना पड़ा, जिसे सचल हल कहते हैं, जिसे सचल हल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ हलों की लंबाई 12 फीट तक थी। उनका अगला भाग छोटे छोटे पहियों पर टिका था। उनका अगला जो भाग था वो छोटे छोटे पहियों पर टिका हुआ था।
इन हलों को 6 बैलों या घोड़े खींचते थे। 20वीं सदी के शुरुआत में विशाल मैदानों में किसान अपने खेत तैयार करने के लिए डिस्क हलों तथा ट्रैक्टरों का प्रयोग करने लगे। इसके बाद कृषि का पूर्णतः मशीनीकरण हो गया। इसके पश्चात कृषि का पूर्णतः मशीनीकरण हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक नई मशीन के रूप में साइरस मैकार्मिक द्वारा 1831 में बनाया गया रीपर, एक रेपर है। जो रेपर के सहारे, रेपर से जो कि गेहूं की कटाई होती थी। 1830 के दशक के पहले यूएसए में अनाज की फसल की कटाई दरांती अथवा क्रेडल से की जाती थी। कटाई के दौरान हजारों स्त्री पुरुषों को अनाज की फसल काटते देखा जा सकता था। 1831 में साइरस मैकार्मिक ने फसल काटने वाले एक पहले यंत्र का आविष्कार किया। उदाहरणत साइरस मैकार्मिक ने एक ऐसी औजार का आविष्कार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना कि 16 आदमी हंसियों से एक साथ कर सकते थे। हंसियों से साथ में कर सकते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ज़्यादातर किसान कंबाइन हार्वेस्टरों का प्रयोग करने लगे। इनमें से एक मशीन गेहूं की 500 एकड़ फसल को 2 सप्ताह में काट सकती थी। इनमें से एक मशीन गेहूं की 500 एकड़ फसल को 2 सप्ताह में काट सकती थी। इस मशीन के प्रयोग से निम्नलिखित फायदे तथा नुकसान हुए। सबसे पहले हम फायदे के बारे में चर्चा करते हैं कि फ़ायदा क्या हुआ इन मशीनों से। गेहूं की मांग ज़्यादा थी और कीमतें भी बहुत ऊंची थी, अतः धनी किसान अधिक से अधिक फसल को काट कर बहुत लाभ कमाने लगे। जो धनी परिवार था अधिक से अधिक फसल को काट कर बहुत लाभ कमाने लगे। सेकेंड पॉइंट है फायदे का। सेकेंड पॉइंट, इन मशीनों से ज़मीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूंठ निकालने, घास हटाने और ज़मीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत आसान हो गया। विद्युत से चलने वाली ये मशीनें इतनी उपयोगी थी कि उनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। थर्ड पॉइंट है नई मशीनों द्वारा बुआई के लिए खेत तैयार करने में भी सरलता हो गई। फोर्थ पॉइंट, इस मशीन के द्वारा फसल को काटने में समय की बहुत अधिक बचत हुई। फिफ्थ पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक और निर्यातकों में से एक बन गया। नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इन मशीनों की वजह से जितनी भी मशीनें, गेहूं काटने की मशीनें, गेहूं के बुआई की मशीनें, जितनी भी मशीनें आ रही, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। बिजली चलित मशीनों के आगमन से मजदूरों की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई। यह मशीन बेरोजगारी का कारण बनी। महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत यह हो गई कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था अर्थात आवश्यकता से बहुत अधिक था। इसका सेकंड पॉइंट है कृषि महामंदी। 1920 के दशक के पश्चात किसानों को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। अनाज का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ढेरों के ढेरों बिक न पाए। अनाज के गोदाम पूरी तरह से भर गए। आखिर अनाज को चारे के रूप में पशुओं को खिलाना पड़ा। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था। सन 1930 के दशक में महामंदी का असर हर जगह दिखाई पड़ता था। थर्ड पॉइंट है गरीब किसानों की दुर्दशा। गरीब किसानों के लिए यह मशीनें अभिशाप बन गई। कई किसानों ने यह सोचकर मशीनें खरीदी कि गेहूं के दाम ऊंचे रहेंगे और उन्हें काफ़ी लाभ होगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। फोर्थ पॉइंट, ऋण की समस्या। कुछ किसानों ने बैंक से पैसा उधार लेकर मशीनें खरीदी, परंतु उनके लिए ऋण चुकाना कठिन हो गया था। उन्हें अपने खेत छोड़कर कहीं और काम करने
काम की तलाश करनी पड़ी। ऋण की समस्या, कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने ऋण लेकर के मशीनों को खरीद लिया, लेकिन मशीनें खरीदी परंतु उसके लिए ऋण चुकाना कठिन हो गया। अतः उन्हें अपने खेत छोड़कर कहीं और काम की तलाश करनी पड़ी। थैंक यू क्लास। इसके आगे का पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।